बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम सिर्फ मेरी हो। सायरा, कहाँ हो तुम? फ़रीहा बेगम ने उसके कमरे में आते ही आवाज़ लगाई। जो ड्रेसिंग रूम में मौजूद अपने कपड़े सेट करने में मसरूफ़ थी, बाहर आई। हुआ क्या है? मामू ठीक है? फ़रीहा बेगम के इस तरह आवाज़ें देने पर उसने परेशानी से सवाल किया। हाँ ठीक है। और तुम यहाँ बैठो मेरे पास, तुम्हें कुछ बताना है, खुशी के चहकती हुई आवाज़ में कहते उन्होंने अपने साथ सायरा को भी बेड पर बैठाया। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? और ये आप इतनी खुश क्यों हैं? फ़रीहा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सायरा ने नासमझी से सवाल किया। बात ही खुशी की है, और कल से मुझे हारिस की बातों पर गुस्सा आ रहा था, पर आज तो मेरा दिल था कि वो 2-4 बातें और मुझे सुनाता, ताकि भाई इस घर के साथ साथ अपने कारोबार का कुछ हिस्सा भी मेरे नाम कर देते। मतलब मामू ने ये घर आपके नाम कर दिया? फ़रीहा बेगम बात मुकम्मल होने से पहले ही सायरा से पूछा। क्या नहीं, पर जल्द कर देंगे। आंखों में तकब्बर लिए उन्होंने सायरा को बताया तो उन्होंने बेयकीनी से इन्हें देखा। सच कह रही हैं आप? और आपने खुद मामू से बात की थी क्या? उसने बेताबी से पूछा। नहीं भला, तुम्हें मैं पागल लगती हूँ जो अपने मुंह से ये बात करके भाई साहब की नज़रों में बुरी बनती? तो फिर? सायरा ने उनकी पहेलियों में की जाने वाली बातों से तंग आते तेवरी चढ़ाई। भाई साहब ने खुद कहा है कि वो ये घर मेरे नाम कर देंगे, और वो भी बहुत जल्द। फ़रीहा बेगम ने इसे बताने के साथ साथ तमाम तफसील से आगाह किया तो सायरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब उसकी और फ़रीहा बेगम की हैसियत इस घर में और मजबूत हो गई। नूर ने नाश्ता ख़त्म किया तो ज़रून ने इसे मेडिसन दी, जो इसने नखरे किए बगैर खा ली, और अब वो खामोशी से बैठी ज़रून को घर की सफाई करते देख रही थी, जो बड़ी तेज़ी के साथ हाथ चलाते कमरे की सफाई करने के बाद अब लाउंज में वैक्यूम क्लीनर फेर रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले जहन्नम में किसी होटल का स्वप्पिया रहा हो। इसी महारत से हर काम करता देखकर नूर ने सोचा, देखती रहोगी या उठकर मेरी कोई हेल्प करोगी? मुसलसल इसकी नज़रें खुद पर महसूस करते ज़रूर ने हाथ रोके सवाल किया। हूँ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं जो तुम्हारे घर की सफाई करूँ, और वैसे भी काम तुम पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम भी करो, तंज़ी अंदाज अपनाती इसने कहा, और उठकर कमरे में चली गई। हूँ, तौबा है, कितनी ज़ुबान चलती है इसकी। ज़रूर ने इसकी जाते से झटका और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा ताकि काम ख़त्म करके मार्केट जा सके। 15-20 मिनट में सारा काम ख़त्म करने के बाद वो कमरे में आया तो नूर आंखों पे हाथ रखे लेटी थी। सो गई हो? ज़रूर ने अपने कपड़े निकालते पूछा तो नूर ने बाजू हटाते उसे देखा। नहीं। और तुमने ये कौन सी मेडिसिन मुझे दी है? नूर जो मेडिसिन खाने के बाद मुसलसल कनूदगी महसूस कर रही थी, इसने अपनी बड़ी होती सर को थोड़ा ऊपर उठाते से मशकूक अंदाज में देखा। मतलब कौन सी मेडिसिन दी है? कपड़े सोफे पर रखते इसने करीब आते न समझे से पूछा। मतलब तुम अच्छे से समझती हो, तुमने मुझे नींद की गोली दी है न मेडिसिन के साथ। नूर ने वो मुश्किल अपनी आंखों को खोलते ही से घूरा, जो इतने बड़े इल्ज़ाम पर हैरत से इसे देख रहा था जैसे इसमें इसका कोई कसूर ना हो। ये तुम अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? मैंने तुम्हें कोई ऐसी गोली नहीं दी, वो सब डॉक्टर ने लिखी थी कल रात तुम्हारे लिए सामने। ज़रूर ने से याद दहानी करवाई तो नूर ने नफ़ी में सर हिलाया। वो डॉक्टर ने लिखी थी जो तुमने मुझे एक इजाफी गोली खिलाई है कहकर वो बुखार की है, वो क्या था? वो सवाल करते इसने अपने आप को आपको भी मलामत किया कि इसने ज़रून की बात का यकीन क्यों किया। यार मैंने खबरदार, मुझे ये यार वार कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसकी बात सुनते ही पहले ही नूर ने टोका और ज़रूर ने अपनी कमर पर हाथ रख दिए। नूर ने टूका तो ज़रूर ने अपनी कमर पर हाथ रखे एक खामोश नज़र इसके चेहरे पर डाली, जिस पर हकारत के साथ साथ नफ़रत नापसंदगी दी बिल्कुल वाजिया थी। मैंने तुम्हें कोई गलत मेडिसिन नहीं दी, और जो दी थी वो डॉक्टर ने ही लिखी थी, इसलिए दोबारा मुझसे ऐसी बात मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। सख्त अल्फाज में इसे तनबिया करते वो मजीद इसका कोई बात सुने बगैर अपने कपड़े उतारते वाशरूम में घुस गया। जिलात कहेंगे, पता नहीं खुद को क्या समझता है, खरूस बदतमीज़ इंसान। नूर ने इसके ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने पर कोसा तमाम बातों को दफ़ा करती अपने घूमते हुए सर की वजह से आंखें बंद किए लेट गई। मैं तुम लोगों से कह रही थी ना, कुछ दिन सब्र कर लो, फिर शादी रख लेंगे, पर नहीं, मेरी बात तो किसी को यहाँ समझ ही नहीं आती। खालदा बेगम से अंदर साहब की तरफ से आते ही सलीम साहब पर बरहम होने लगी, जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैंने तुमसे
मैंने आपसे कुछ देर में बात करता हूँ। खालिदा बेगम का पारा हाई देखकर वसीम साहब ने दूसरी तरफ देखते फ़ोन बंद किया। अब क्या हुआ है? और ये शादी तुम्हारी मर्जी से ही रखी थी ना? हमने इनके करीब बैठते सलीम साहब ने याद दहानी करवाई तो खालिदा बेगम ने इन्हें खा जाने में नज़रों से देखा। होना क्या था? हारिस को ख़ानदान में से किसी ने बता दे कि हमने शादी कैंसिल नहीं की, बल्कि रातों रात लड़की तलाश करके कल ही इस जुनैद की शादी करेंगे। बस ना पूछे, मुझसे तो बात संभाली मुश्किल हो गई थी। फिर भी मैंने सिकंदर साहब को सिकंदर बाई को मजमून कर लिया। खालिदा बेगम ने इन्हें तमाम तफसील बताई तो इसमें छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी और तुम्हें चाहिए था कि तुम खुद सिकंदर साहब को सब बता देती। सलीम साहब ने नरमी से कहा, हाँ, ताकि वो मुझसे बदगुमान होकर मिलना जुलना छोड़ देते। सलीम साहब कुछ होश के नाखन ले। और खुदारा आप किसी के सामने ये मत कहिएगा कि जुनैद की अपनी पसंद की शादी के। इनके सामने हाथ जोड़ते खालिदा बेगम ने नसीहत की। अच्छा ठीक है, कह दूंगी। उनकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा तो खालिदा बेगम ने इन्हें घूरा। माँ की पसंद मेरी इस शादी में कोई मर्जी शामिल नहीं, ये तो आपका और आपके बेटे का दबाव था कि मैंने हामी भर ली, वरना मैं इस लड़की को बहू बनाकर रूप में कभी भी कबूल ना करती जो मुंह उठाकर खाली हाथ ससुराल आ जाए। माथे पर बल डालते उन्होंने जवाब दिया तो सलीम साहब को इनकी सोच पर अफसोस हुआ। तुमने अपनी बेटी को जहेज में कौन से महल दिए थे जो दूसरों से चीज़ की तवक्को कर रही हो, और बहू कि जहेज या दौलत पर नज़र रखने या इसे हासिल करने की बजाय इसे दुआ करो कि अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे को इतनी तरक्की दे कि तुम्हें ज़िंदगी की सब आसाइशें दे सके। सलीम साहब ने यह समझाने की कोशिश की। पहली बात यह कि वो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी बेटी है। मुझसे ज़्यादा फ़र्ज़ तुम्हारा था कि तुम इसे ज़रूरत की हर चीज़ दे दे, पर उसकी दफ़ा भी तुम्हारी ये गरबत और बेचारगी ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। और भला हो उम्र का जिसने खुद भी कुछ भी लेने से मना कर दिया और तुम्हारी मोजे लग गई। पर मैं बता रही हूँ, इस बार मैं तुम्हारी कोई मर्ज़ी चलने नहीं दूँगी। शादी का फ़ैसला तुम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कर लिया, पर अब मैं तमाम मुतालबात मनवा कर ही कल बारात को लेकर जाऊँगी। खालिदा बेगम ने बड़े तहम्मुल से अपना फ़ैसला सुनाया था। कौन से मुतालबात की बात कर रही हैं? वही जो तुम सिकंदर बाई से आज तक करती आई हो, और पहले भी तुम अपनी मर्जी के नूर की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है। अब मैं किसी सूरत भी तुम्हारी मर्जी नहीं चलने दूंगा। सलीम साहब ने इस बार अपने लहजे में सख्ती से मोते खालिदा बेगम को तनबिया की। मैंने ज़िंदगी बर्बाद की इसकी, या इसने खुद अपना मुंह काला करवाया? और मैंने तो इसके भले के लिए सब कर रही थी। और मेरी एक भांजी है, चलो मेरे घर आ जाएगी तो खुश हो रहेगी, पर ना जी तो आजकल तो बालाई का ज़माना ही नहीं। मुझे पता होता कि ना कि इसकी मनहूस बदकार के चलन ऐसे हैं तो मैं कभी सिकंदर बाई से इसका हाथ ना मांगती। बात पर आग बगौला होते खालिदा बेगम ने कोई भी लिहाज किए बगैर सलीम साहब को खड़ी खड़ी सुनाई तो उन्होंने एक दुख बड़ी नज़र खालिदा बेगम पर डाली, जो नूर की खाला होने के बावजूद भी इतनी संगदिल इसे के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। पर फिर भी खुदा का शुक्र है वक्त पर उसकी असलियत सामने आ गई। मेरे बेटे की जान छूटी, वैसे भी बाद में भी हमारे ही पल्ले पड़ना था। उसने अल्लाह का लाख शुक्र है, इसने पहले ही जान छुड़वा दी और मुझे वो तमाम चीज़ें भी मिल गई जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। खालिदा बेगम ने सलीम साहब को खामोश बैठा देख कर ललचाते हुए कहा, मतलब कौन सी चीज़ें? सलीम साहब ने इस बार को कुछ ना समझी से सवाल किया। नूर के जहेज़ की चीज़ें जो कल भेजी थी सिकंदर साहब ने। मैंने तो भाई साफ साफ बोल कर आई हूँ, मैं इससे भी एक चीज़ भी वापस नहीं करूँगी। ओ तो तुम सुबह इसी मकसद के लिए वहाँ गई थी। सलीम साहब को अब उनके जाने की वजह समझ आई थी। तो क्या मैंने कह दिया वो सब चीज़ें अब आप मलाइका को अपनी बेटी समझ कर दे दें? खालिदा बेगम ने चेहरे पर कोई भी शर्मिंदगी के साथ लाए बगैर सलीम साहब को अपना कारनामा बताया, जिसे सुनते ही इनका सर झुक गया। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा। खालिदा बेगम, डरो अल्लाह के अजाब से, और ये जो तुम लोगों की बेटियों के साथ ना कर रही हो ना, खुदा ना कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी करे हो सकता है। इन्हें एहसास दिलाने के लिए वो गुस्से से बोलते मज़ीद कुछ कहे बिना कमरे से बाहर चले गए। ये आदमी कभी भी मुझे सुकून नहीं लेने देगा, और ना कभी खुद मुझे ज़िंदगी की कोई आज़ाइश दी, और ना कभी किसी दूसरे से लेने देगा। इनकी बात का कोई भी असर लिए बगैर वो तकफ़्फ़ुर से सज झुकाए उठकर शाम के लिए अपने कपड़े निकालने लगी। ज़रून वाशरूम से बाहर आया तो कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। उसने टावल से अपने बाल रगड़ते एक नज़र नूर को देखा जो सो चुकी थी। शुक्र है सो गई। टावल सोफे पर रखते इसने खुद कलामी की और सर्दी की वजह से कम्फर्टर खोल के इसके ऊपर दिया। सॉरी मेरी जान, मैंने झूठ बोला, पर मैंने नींद की गोली इसलिए तुम्हें दी कि तुम मेरे जाने के बाद खुद को कोई नुकसान ना पहुँचाओ और सुकून से कुछ देर अपनी नींद पूरी कर सको। इसके चेहरे से बाल उठाते वो इसके
ख्वाबीदा चेहरे को देखने लगा जहां दुनिया की कोई फिक्र मौजूद ना थी। बहुत तंग किया कल से तुमने मुझे, दिल तो क्या कि सारे पतले ले लूं, पर अभी ने तुम्हें वक्त आने पर लूंगा। मुस्कुराते हुए इसने नरमी से इसकी पेशानी को छुआ और कंफर्टर सही ठीक करते हुए उठकर बालों में ब्रश करने लगा ताकि ठीक होकर मार्केट तैयार होकर मार्केट जा सके। कुछ ही देर में वो मार्केट के लिए निकल चुका था, पर वहां जाके इससे सारे मुख्तलिफ साइज के कपड़े देखकर इसका सच चकरा गया। किस मुसीबत में फंस गया हूँ। पेशानी पर बल डालते इसने लेडीज कपड़ों से बड़ी इस बुटीक को देखा जहाँ हर किस्म का डिज़ाइन मौजूद था। यस सर, आपको कोई मदद चाहिए? वहाँ शॉप पे मौजूद एक लड़की ने इसे परेशान खड़ा देखकर पूछा। जी, वो मुझे कुछ सिंपल लेडीज सूट चाहिए। ज़रूर ने वहाँ काम से बड़े सूटों को घबराहट से देखकर इसे अपना मसला बताया। ठीक है, आप इस तरफ आएँ। इसने बुटीक की दूसरी जानब इशारा किया और खुद भी साथ चलने लगी। किस साइज के कपड़े ड्रेस चाहिए आपको? इसने वहां रुकते सवाल किया तो ज़रूर ने परेशानी पर उंगलियां फेरते इसे जवाब देने के बजाय खुद ही एक दो सूट उतार कर अंदाज़ा लगाया कि वो नूर को फिट होंगे या नहीं। ये ठीक है, इस साइज़ के दे दें। एक शर्ट उठा के इसकी जानब बढ़ते ज़रूर ने कहा तो इस लड़की ने खुद ही कुछ डिज़ाइन और कलर निकाल कर ज़रूर को दिखाया, जिसमें से इसने 5 सूट पसंद करते हुए उन्होंने पैक करवाने का कहा तो इस लड़की ने इस बात में सर हिलाते वो कपड़े काउंटर पर पहुंचा दिए। थैंक यू सर। ज़रूर ने बिल पे किया तो वहाँ मौजूद लड़की ने इसका शुक्रिया अदा करते शॉपर इसके हवाले किया। तौबा, ये दिन भी देखना था मैंने अपनी ज़िंदगी में। हाथ में शॉपर पकड़े हुए अब दूसरी शॉप भी जाना पड़ा जहाँ मज़ीद नूर के लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदते वो खासा बौखला चुका था। शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद इसने खाना पैक करवाया और घर के लिए निकला तो शाम हो चुकी थी। वो बहुत टाइम हो गया। मौसम के ख़राब तेवर देखकर इसे नूर का ख्याल आया तो उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई ताकि जल्द घर पहुंच सके, पर तेज़ बारिश जाम की वजह से इसे घर पहुंचते पहुंचते 8 बज चुके थे। इस लिफ्ट को भी आज ही खराब मौत पड़नी थी। छापरों को ढेर संभालती इसने बमुश्किल लिफ्ट का बटन दबाया तो गार्ड ने लिफ्ट खराब होने का बताया। इसको इस बार अच्छे से ठीक करवा लेना वरना तुम लोगों की खैर नहीं। इसे धमकी देते ज़रूर ने सीढ़ियों का रुख किया और तेजी से सीढ़ियां मंजर की तरफ जाना पड़ा। अपार्टमेंट के सामने आती इसने शॉपर नीचे रखे और चाबी निकालते ही दरवाज़ा खोलकर अंदर का मंजर देखती इसका दिमाग घूम गया। ये सब क्या किया तुमने? लाउंज में मौजूद किसी भी चीज़ को अपनी जगह न पाकर ज़रूर ने दरवाज़ा बंद करके नज़र लाउंज की हालत को फिर बेफिक्री से सोफे पर बैठी नूर को देखा जो इसके आने या बोलने का कोई भी नोटिस लिए बगैर चाय के साथ बिस्किट खाने में मसरूफ थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ज़मीन पर पड़े कांच के टुकड़ों से बचने इसने शॉपर सोफे पर रखे को उससे से चाय का कप पकड़कर टेबल पर रखती इसे बाजू से पकड़ के इसे अपने सामने खड़ा किया। क्या पूछ रहे हो? इसका बाजू अपने हाथ से हटाते नूर ने मासूम बनते सवाल किया तो ज़रूर ने खौफनाक नज़रों से इसे घूरा और कुछ कहने की बजाय कमरे की जानिब बढ़ा। इस चीज़ की हालत भी से लाउंज से मुख्तलिफ ना थी। उठो, मुझे आधे घंटे में अपार्टमेंट बिल्कुल साफ़ चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी तबीयत साफ़ करने में देर नहीं लगाऊंगा। वाल की कनीने और झाड़ू इसके पास फेंकते ज़रूर ने गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ धमकी दी तो नूर ने कोई परवाह किए बगैर कमरे का रुख किया। मैं कह रहा हूँ मुझे आधे घंटे के अंदर ये सब साफ़ चाहिए, तुम्हें असर नहीं हुआ? उसका हाथ पकड़कर इसे अपने सामने करते ज़रूर ने अपने गुस्से को मज़बूत करते अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, किसने कहा था मुझे यहाँ बंद करके जाओ? नूर ने अपना हाथ छड़वाते इसे भी ज़्यादा गुस्से से कहा तो ज़रूर की बर्दाश्त जवाब दे गई। तुम इस तरह नहीं सुधरोगी। इसकी अकड़ और हर दरमी देखते ज़रूर ने नफ़ी में सर हिलाया और हाथ पकड़ते अपने साथ घसीटते हुए टेरेस से खड़ा कर दिया जहाँ इस वक्त बादल पूरी शिद्दत से बरस रहे थे। जब तक मैं सब साफ नहीं कर लेता तुम यहीं रहोगी। अंदर से रस्सी लाकर इसके हाथ पांव बांध कर इसके चीखने की वजह से मुंह पर पेट टेप लगाते ज़रूर ने इसे वारन किया जो बाहर गरजते हुए बादलों की वजह से बार बार नफ़ी में सर हिला रही थी जा रही है। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। प्लीज़ आप लोग को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वाला नावल कैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।